Hello students, today's class we will discuss the topic that is your control and coordination. ठीक है, तो देखिए आपके 10th क्लास का दूसरा चैप्टर है बायोलॉजी का, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस टॉपिक को समझेंगे, ध्यान से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हर चीज़ का डायग्राम आप लोग बनाएंगे। ठीक है, ईच एंड एवरी डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट, ब्रेन का इम्पॉर्टेंट है, अभी हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो लेट मी टेल यू कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रोल क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। देखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, ये आपको पता है, क्योंकि तभी तो हम लोग ऑर्गेनिज्म बने। ऑर्गन जब कंबाइन हुए तभी तो ऑर्गेनिज्म बना, है ना। तो जब ऑर्गन बन गया तो अब हमारे पास ऑर्गेनिज्म जब बन गया तो हर ऑर्गन अपना खुद का काम तो कर नहीं सकता। दे नीड टू कोऑर्डिनेट। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि माउथ है, माउथ फूड को मैस्टिकेट कर रहा है, चबा रहा है। उसने ईसोफेगस को भेजा, ईसोफेगस ने स्टमक में भेजा, स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेशन हुआ, मतलब जो भी चीज़ें स्टोर करना है वो स्टोर कर रहा है, जिसको डाइजेस्ट करना है वो डाइजेस्ट कर रहा है। मीन्स हर बॉडी का हर एक पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अपना खुद का काम ऑर्गन अकेले नहीं कर सकता। देयर इज़ नीड फॉर टू या ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गन। यहाँ देखिए एक शब्द लिखा हुआ है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का क्या मतलब है कि वो प्रोसेस जो आपके शरीर के अंदर होता है, जितने भी पार्ट, जितने भी फंक्शन आपके शरीर के अंदर होते हैं, वो कौन कौन से फंक्शन हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सब आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहलाते हैं। और ये खुद नहीं होते, दे नीड द कंट्रोल ऑफ समथिंग, है ना। और ये एक दूसरे से कंट्रोल, मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करता है किसी न किसी वे में। वो वे कुछ भी हो सकता है, अभी हम पढ़ेंगे कि वो वे क्या होगा। ठीक है, तो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से जुड़ा हुआ होता है और जुड़े हुए रहकर काम करता है, उस प्रोसेस को हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन, वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल दीज सिस्टम्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नाउ कोऑर्डिनेशन आपके पास दो तरीके का होता है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, तो कैसे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है दो तरीकों से। एक हुआ केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरा हुआ नर्व कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब, केमिकल कोऑर्डिनेशन मीन्स कुछ ऐसे केमिकल्स जो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन, जिसको हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं, एक हार्मोन, मतलब एक कोई भी बॉडी का पार्ट है, ठीक है बेटा, कोई भी ऑर्गन है, उसने एक हार्मोन रिलीज़ किया और वो हार्मोन किसी दूसरे पार्ट के लिए उसने रिलीज़ किया और वो पार्ट जाकर वहाँ एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरह का केमिकल के साथ अगर हम कोऑर्डिनेट करते हैं तो उसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। दूसरा होता है नर्व कोऑर्डिनेशन। अभी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, नर्व सेल बनाया होगा। तो नर्व सेल एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट किए हुए होता है, जुड़ा हुआ होता है। एक नर्व सेल होती है जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जोड़ती है। वो भी कुछ आयंस, कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज़ करती है जो दूसरे ऑर्गन को स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट का मतलब होता है उसको, मतलब उसके एनवायरनमेंट को बदल देना, उसके अंदर बदलाव ला देना। स्टिमुलेट्स का मतलब यही होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों के अंदर होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्व कोऑर्डिनेशन इन एनिमल ओनली, प्लांट के अंदर नर्व कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, ये सिर्फ एनिमल के अंदर
होता है। ठीक है, अब देखिए अभी जो मैंने अभी वर्ड बोला था स्टिमुलस, अब उसी को समझते हैं। स्टिमुलस का क्या मतलब है, पहले मैं उसको आपको हिंदी में समझा देता हूँ। आपने देखा होगा कि एक मतलब अर्थवॉर्म है, सपोज कीजिए बरसात में तो आपने देखा ही होगा अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म हो गया, ये लीच हो गया, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनके आसपास आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, तो वो अपनी बॉडी को श्रिंक कर देती, मतलब अपने आप को कोशिश करती है कि उस जगह से भागे। होता है कि नहीं होता, देखा ही होगा आपने। चलिए ये तो हुआ लोअर ऑर्गेनिज्म, हम अपने अपने शरीर की बात कर लेते हैं। हम लोग जैसे गर्मियों में हमें पसीने आने लग जाते हैं, सर्दियों में हमारे जो शरीर के हेयर्स हैं वहाँ गूज बॉम क्रिएट हो जाता है कि नहीं। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, सर्दियों में हम लोग स्वेटर पहनने लग जाते हैं, गर्मियों में हम लोग बहुत ही कोशिश करते हैं कि कम से कम कपड़ा पहने और पतले से पतला कपड़ा पहनने की कोशिश करते हैं ताकि हीट जो है वो हमारे शरीर के अंदर एंटर ना करे। यस और नो, हम यही चीज़ करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके आसपास आपके एनवायरनमेंट में जो बदलाव हुआ जिसके कारण आपने ये रिएक्शन किया या ये एक्शन आपने लिया, है ना। तो जहाँ पर वर्ड स्टिमुलस आ जाए, स्टिमुलस का मतलब होता है एक शुद्ध मतलब समझ लीजिए, द मीनिंग ऑफ स्टिमुलस इज चेंज इन एनवायरनमेंट। ठीक है, बड़ा छोटा सा मतलब आपके आसपास, एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पर आसपास है, आपके आसपास में जो भी बदलाव होता है, आपके ही आसपास नहीं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास में जो भी बदलाव होता है, उन सभी शब्द को हम लोग स्टिमुलस या स्टिमुलाई वर्ड से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, यानी कि अगर एनवायरनमेंट में बदलाव हुआ उससे उस ऑर्गेनिज्म ने क्या रिस्पॉन्ड किया और क्या रिएक्ट किया, इसको हम लोग स्टिमुली कहते हैं। एंड द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जिस चीज़ का आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन या वो पर्टिकुलर आपका बॉडी का पार्ट वर्क ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है ना। जैसे क्या होता है, अगर गलती से आपने माचिस जलाया और माचिस जलाकर आपके हाथ में ही वो माचिस रह गया और आप भूल गए कि भाई हमने माचिस भी जलाया था, कई बार हो जाता है ऐसे, और आपका हाथ जलने लगता है, तो एकदम से माचिस की तिल्ली आप फेंक देते कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक क्विक रिस्पॉन्स हुआ, क्या हुआ, वो हीट जो है आपके स्किन को जलाना स्टार्ट कर देती है, तुरंत आपने रिस्पॉन्ड कर दिया। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो इसका मतलब आपका वो जो उंगली है, वो जो उंगली वाला पार्ट है, वो आपका वर्क नहीं कर रहा है। तो रिस्पॉन्स देना, किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ एनिमल के अंदर जो रिस्पॉन्स करने का तरीका होता है वो हमारा एक सिस्टम है हमारे पूरे शरीर के अंदर, किसी भी एनिमल के अंदर, नॉट हमारे अंदर ही, ये कोई भी लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर हायर ऑर्गेनिज्म तक, यानी कि सिलेंट्रेटा आपने पढ़ा ही है 9th क्लास में, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिजम्स, है ना, बहुत सारे किंगडम्स, मतलब फाइलम आप लोगों ने पढ़े। फिर आप इधर आ जाइए, एनिमल के अंदर अगर आप देखेंगे, इसमें कॉर्डेटा में देखेंगे तो बेटा आपने ये भी पढ़ा है, पाइसिस पढ़ा है ना, एम्फीबियंस पढ़ा है, रेप्टाइल पढ़ा है, मैमल पढ़ा है, एप्स पढ़ा है, बहुत सारे। तो हम ये सभी एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक नर्वस सिस्टम होता है, कुछ के अंदर कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ के अंदर सिंपल होता है। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, सिंपल नर्वस सिस्टम होता है, और जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर
कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जोड़ने में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब, जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर, मतलब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, ठीक है, तो ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भैया आपके जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है, तो वो सीधा ब्रेन जो है वो पैनक्रियाज को इन्फॉर्मेशन देती है, और पैनक्रियाज एक तरह का हार्मोन रिलीज़ करती है, और वो हार्मोन ब्लड के अंदर जाती है और ग्लूकोज के मात्रा को कम कर देती है। जो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी जो बढ़ गई, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो आप देखिए किस तरह से एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर भी यही बात करता है कि नर्वस सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेदर असेंशियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, असेंशियल है, असेंशियल फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शन। इट मेक पॉसिबल अ रेंज ऑफ adaptive response to change in the environment in the interest of individual. This system help the individual to respond in a coordinated manner to environmental change, to control various movement and to prolong life. जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है कि नर्वस सिस्टम क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है आपकी बॉडी के फंक्शन को। यही हमें जो हमारे आसपास में जो बदलाव आया है उसके अकॉर्डिंग अपने शरीर को एडप्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको विंटर और समर के बारे में बताया। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से हमारा बॉडी उस पर्टिकुलर चेंज को एडप्ट करता है। ठीक है, तो ये है नर्वस सिस्टम होता क्या है और किस तरह से नर्वस सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट आता है कि अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होता है नर्व सेल। बहुत सारे नर्व सेल जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वो नर्वस सिस्टम बन जाता है। और नर्व सेल में अगर ब्रॉडली देखें तो देयर आर टू पार्ट्स ओनली। एक हो गया सेल बॉडी और दूसरा हो गया एक्सॉन। ठीक है, सेल बॉडी को ही साइटोन के नाम से भी जाना जाता है। तो साइटोन ऑफ न्यूरॉन्स वेरी इन शेप एंड साइज। साइटोन जो होता है बेटा, साइज कोई भी साइज हो सकता है उसका। ये देखिए, दिस इज़ योर नर्व सेल। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में ये डायग्राम देखा होगा। इसमें ये वाला जो पार्ट है, लेट मी टेल यू, ये जो पार्ट है आपका, दिस कंप्लीट पार्ट इज नॉन एज सेल बॉडी एंड दिस कंप्लीट पार्ट इज नॉन एज योर एक्सोन। है ना, ये तो समझ में आ ही रहा है आपको। तो ये सेल बॉडी हो गया और ये पूरा जो आपके एक्सोन बन गया। नाउ अब मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो साइटोन जो है, देखिए, साइटोन ऑफ न्यूरॉन्स वेरियंस, ये किसी भी शेप और साइज का हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन द साइटोन, साइटोन के अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है। फ्रॉम द साइटोन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट कॉल्ड डेंड्राइट्स विच आर हेल्पफुल इन कन्वेइंग द इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। अब एक नया वर्ड आया, इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है सिग्नल्स, सिग्नल्स का मतलब होता है आयंस, आयन मतलब चार्ज। देखिए, साइटोन को या सेल बॉडी के अंदर कहाँ से पता लगेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन को हमें पहुंचानी है। ठीक है, तो क्या करता है, एक ऑर्गन कोई केमिकल, कोई आयंस रिलीज करता है और वो आयंस हमारे डेंड्राइट से, डेंड्राइट्स मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, these are hair like structure।
जिनको हम लोग डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डेंड्राइट्स को सिग्नल मिलता है कहीं दूसरी जगह पर, और उस सिग्नल को ही इम्पल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फ्रॉम द साइटोन्स देयर एक्सटेंड अ लॉन्ग प्रोसेस नॉन एज एक्सॉन। अभी देखा आपने एक्सॉन, है ना, ये तो आप समझ ही गए, दिस इज एक्सॉन, ये पूरा पार्ट आपका एक्सॉन है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। एक्सॉन आर सराउंडेड बाय मेलिनेटेड शीट विच इज़ फैटी सब्सटेंस। अब देखिए एक्सॉन के ऊपर एक इस तरह का कलरफुल आपको लेयर दिखाई दे रही होगी ऊपर की तरफ, है ना, इसी को कहा जाता है माइलिनेटेड शीट। ये देखो लिखा हुआ ना माइलिन शीट, माइलिन शीट, तो वो आउटर कवरिंग जो होती है उसको माइलिन शीट के नाम से जाना जाता है। द माइलिन शीट इज नॉच्ड एट अ रेगुलर इंटरवल विच इज़ नॉन एज नोड ऑफ रेनवियर। अब देखिए कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वेट, ये देखो, ये एक अलग नोज है, एक ये अलग नोज है, एक ये अलग नोज है ना। नोज के ये जो नोज, ये एक जैसे माला नहीं होता, माला, माला के बीच में जो गैप होता है, ये देखो ये गैप, दिस गैप इज नॉन एज, जैसा कि अभी हमने देखा, दैट इज नोड्स ऑफ रेनवियर। मतलब दो बीड्स के बीच के गैप को नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है। Now, two neurons are connected only by the passes of impulse across intervening junction which is called synapse. अब एक न्यूरॉन, अब ये तो एक न्यूरॉन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है और उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जुड़ा हुआ नहीं होता, these two neurons have some gap। ठीक है, और उस गैप को कहा जाता है साइनेप्स। तो the gap between two neurons is known as synapse. Now, the information passes through neuron is in the form of chemical and electrical signals. मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि information जो है वो या तो chemical के form में travel करेंगी या nerve impulse के form में travel करेगी। nerve impulse means what? nerve impulse मतलब वही signals, ions, charge, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेगी। तो इस डायग्राम को आप बनाएंगे फेयर कॉपी में, ठीक है, अच्छे से। ये देखो यहाँ पर पूरा इन्होंने डिटेल में इस टॉपिक को समझाया है और इस डायग्राम को बनाना है। ये वाला डायग्राम बना लोगे तो दैट विल बी वेरी यूज़फुल। यहाँ पर हर चीज़ दिया हुआ है, देखो सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, जो जो हमने अभी वर्ड यूज़ करे, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रेनवियर, स्वान सेल। अब देखो यहाँ पर एक दिख रहा होगा आपको, लेट मी शो यू, ये देखिए, ये सेल दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा, है ना। इस सेल को, ये जो सेल आपको दिखाई दे रहा है, दिस सेल इज नॉन एज स्वान सेल। इनको स्वान, SCHANN, स्वान सेल कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट में नर्व एंडिंग होती है, ठीक, नर्व एंडिंग, और जहाँ पर एक मसल दूसरे मसल से, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पर देखो किस तरह से कनेक्शन दिखाया है। ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूरॉन, लेट मी टेल यू, this is your first neuron, this complete, और उसी के बाद दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया, है ना, दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया ना। तो एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन, नर्व एंडिंग, पहले न्यूरॉन का, ये पहले नर्व सेल का जो नर्व एंडिंग होता है वो दूसरे न्यूरॉन और नर्व के डेंड्राइट से जुड़ा हुआ होता है। और हालांकि ये जुड़ा हुआ नहीं होता है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिसको हम लोग, आप जानते हो, ऑलरेडी मैंने बताया, साइनेप्स। ठीक है, ये आ गया ना समझ में। तो एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जस्ट कनेक्टेड होता है,
ठीक है, और जो कनेक्शन होता है उन दोनों के बीच में उसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन करता क्या है ना। तो न्यूरॉन जो करता है अब हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि भाई न्यूरॉन क्या करेगा, किस तरह से न्यूरॉन्स जो है वो एक अपने इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाएगा। तो डेंड्राइट्स डिटेक्ट स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, मतलब हमारा जो डेंड्राइट्स है वो स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है कि आसपास में क्या बदलाव हुआ, मतलब आपके एनवायरनमेंट में क्या बदलाव हुआ, उसको डेंड्राइट्स क्या करेगा, उसको डेंड्राइट्स डिटेक्ट करेगा। दूसरा, आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ डेंड्राइट्स इट सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब डेंड्राइट्स ने इंफॉर्मेशन ली उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन होता है। अब वो केमिकल रिएक्शन कहाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है सेल बॉडी में ही होगा। दिस केमिकल रिएक्शन क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ये जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके कारण एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स का मतलब ये हुआ कि आयंस बने, चार्ज बना वहाँ पर। अब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। नाउ दीज इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी एंड फाइनली रीचेज टू एक्सॉन एंड, और धीरे 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 करके वो एक्सॉन तक पहुँच जाएगा। नाउ हेयर इलेक्ट्रिक इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। अब जो नर्व एंडिंग के पास एक केमिकल रिलीज होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा, मतलब वो जो इम्पल्स जो नर्व एंडिंग पर आया वो एक हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करेगा। नाउ दीज केमिकल हेल्प इन ट्रांसमिटिंग इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स। अब वो केमिकल क्या करेगा, साइनेप्स में छोड़ देगा। ठीक है, साइनेप्स क्या है, गैप है ना, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को हम लोग साइनेप्स कहते हैं। नाउ अब वो जो साइनेप्स में जो केमिकल रिलीज हुआ, ठीक है, उसको दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। नाउ दिस इनिशिएट सिमिलर केमिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। अब अगला न्यूरॉन भी सेम तरह का वर्क करना स्टार्ट कर देगा। नाउ इम्पल्स इन देन ट्रांसफर फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर, यानी इसी तरह से एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। द मैसेज इज कैरीड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब मैसेज जो भी इंफॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर मैसेज का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन मतलब केमिकल, ठीक है, वो हमारा सीधा कहाँ पर आ जाती है, हमारे बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आ जाती है। और ब्रेन, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक हो गया ब्रेन और दूसरा हो गया स्पाइनल कोड, बाय सेंसरी नर्व के थ्रू। नाउ अब सीएनएस वर्ड देखो, यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस का मतलब, सीएनएस रिकॉग्नाइज द स्टिमुलस, मतलब सीएनएस उस स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करती है, रिकॉग्नाइज करती है, एंड ब्रिंग मैसेज टू द मसल्स बाय मोटर न्यूरॉन्स। उसके बाद सीएनएस स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करेगी और मसल्स तक पहुंचा देगी। नाउ मसल्स अपना रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगा। नाउ सी, दिस इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, द जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल, ठीक है, इज नॉन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो दैट्स अबाउट टुडेज क्लास। ठीक है, अब इसके डायग्राम, जितने भी डायग्राम्स हैं आप बना लेंगे और नोट्स भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।